हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, और अगर उस प्रॉब्लम्स में आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत लेंदी और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं, टू पार्टिकल सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ अभी सिंप्लिसिटी के लिए। मान लीजिए हमने m1 और m2 दो ब्लॉक्स ले लिए हैं एंड दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u1 एंड u2। तो ऐसे केस में अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आप सब लोगों को पता ही है फॉर्मूला। नाउ विल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर हम बात करें तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इनकी वेलोसिटीज़ क्या क्या होंगी ये ज़रा कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू u1 माइनस वी सी। वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस कम्स आउट टू बी u1 माइनस वी सी इज m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. On solving this, we'll get this is equal to m2 u1 minus u2 divided by m1 plus m2. अगर हम मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन इंटू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. So that will be equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into u1 minus u2. Here we define m1 m2 upon m1 plus m2 as reduced mass of the system and we represent it by mu. Mu is called reduced mass of the system for two particle system and this is equal to m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो अगर हम रिड्यूस मास से इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो मोमेंटम ऑफ वन रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू यू रिलेटिव हो जाता है, वेयर यू रिलेटिव इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू. तो मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी म्यू इंटू यू रिलेटिव. दिस इज इक्वेशन ए. सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू v2 माइनस वी सी. v2 इज बेसिकली u2 यहां पर गिवन है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको दिस इज इक्वल टू u2 माइनस वी सी. एंड u2 माइनस वी सी को सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2. और अगर हम मोमेंटम लिखते हैं 2 का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो दैट विल बी इक्वल टू m2 इंटू v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच कम्स आउट टू बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 माइनस u1. आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम म्यू और u रिलेटिव की टर्म्स में लिखना चाहें तो मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी माइनस म्यू इंटू यू रिलेटिव. वन को जो हमने लिखा था म्यू इंटू यू रिलेटिव और ये आ जाता है माइनस म्यू इंटू यू रिलेटिव. तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमारे पास ये आया कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो P1 रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस P2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दिस कम्स आउट टू बी 0. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इन सम केसेस सेंटर ऑफ मास को इससे डिफाइन किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम. सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट और यू कैन से डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम टू पार्टिकल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो वैसे केस में अगर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आता है
तो दूसरे पार्टिकल को भी उस इंस्टेंट पर रेस्ट में आना ही होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बोथ द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर एक रेस्ट में आ गया और एक रेस्ट में नहीं आया तो मोमेंटम जीरो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे आपके जो स्प्रिंग के साथ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें स्प्रिंग के साथ 2 ब्लॉक कनेक्टेड रहते हैं और आपको निकालना होता है कि कब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, कब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो ऐसे केस में अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक पार्टिकल को रेस्ट में मानेंगे तो दूसरा पार्टिकल भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उस इंस्टेंट पर रेस्ट में होना ही चाहिए। ये हमें यहाँ से पता लग जाता है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से क्लियरली ये भी पता लग रही है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बोथ द पार्टिकल्स विल ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर एक सेंटर ऑफ मास की रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरे को राइट में जाना ही पड़ेगा। तो बोथ द पार्टिकल विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये यहाँ से हमें पता लग जाता है। ओके, अब जरा हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हम देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका भी यूज़ कई सारे प्रॉब्लम्स में होता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू हाफ इंटू m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज p स्क्वायर बाई 2m। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज p स्क्वायर बाई 2m। हम p ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर p स्क्वायर बाई 2m से कैलकुलेट करूँ तो दिस कम्स आउट टू बी हाफ म्यू स्क्वायर इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस म्यू स्क्वायर यू रिलेटिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। p स्क्वायर बाई 2m हमने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर ये रिजल्ट आ जाता है। तो एक हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर। दिस इज सपोज इक्वेशन 3। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में या सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होगी वो जरा देखते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहते हैं इसको। तो हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी के कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एंड u1 एंड u2 हम लिख सकते हैं हाफ m1। दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 एंड u2 कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो ये अगर हम सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है हाफ m1 u1 c स्क्वायर प्लस हाफ m1 vc स्क्वायर प्लस m1 u1 c vc प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ m2 vc स्क्वायर प्लस m2 u2 with respect to center of mass into vc. Now you can see that this term m1 u1c plus m2 u2c, m1 u1c plus m2 u2c, this term will become 0 because m1 u1c plus m2 u2c upon m1 plus m2. This is velocity of center of mass with respect to center of mass. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे तो m1 u1c प्लस m2 u2c अपॉन m1 प्लस m2, ये तो जीरो ही होनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही होगी ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म मिलाकर क्या बन जाता है, आपका जीरो बन जाता है।
तो कितनी रह जाती है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास? इस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1 u1 c स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 c स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 vc स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि हाफ m1 u1 c स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 c स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। देखिए हाफ m1 u1 c स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 c स्क्वायर, ये कितना आया? हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट को अगर यहाँ पर यूज़ करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम m इंटू वी सी स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया बच्चों कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम करेंगे तो हाफ एम वी सी स्क्वायर वाला टर्म ही लिखते, तो ये वाला टर्म आपका छूट जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस इंपॉर्टेंट चीज़ को भी ध्यान रखें कि टू राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी एज्यूम्ड कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम लिखने के लिए आप सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पर नहीं मान सकते, क्योंकि उसके अलावा एक एडिशनल टर्म और आ रहा है। अब देखिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। पहली बात तो ये है कि ये जो रिलेशन है आपने जो कैलकुलेट किया, दिस रिलेशन इज ऑलवेज करेक्ट फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अगर मैं इसको फॉर एन पार्टिकल सिस्टम लिखना चाहूँ तो फॉर एन पार्टिकल्स ये क्या हो जाएगा? जनरल फॉर एन पार्टिकल्स ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हाफ टोटल मास एम टोटल इंटू वी सी स्क्वायर प्लस सिग्मा के आई सेंटर ऑफ मास, सिग्मा आई के आई सेंटर ऑफ मास। ये जो सिग्मा आई के आई रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है? दिस इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप कह सकते हैं दिस इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको इसको दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए भी अप्लाई करना पड़े तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालकर उन सबका सम कर दीजिए और टोटल मास सेंटर ऑफ मास से मान के हाफ एम वी सी स्क्वायर लिख दीजिए। दिस विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ना इसको इस फॉर्म में लिखने से फायदा क्या है? ये फॉर्म लिखने से इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ऐसा हमने क्यों लिखा? तो ज़रा हम कुछ चीज़ें कंक्लूड करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि ऑल दीज फार्मूला है जो हमने कैलकुलेट किए आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर द पार्टिकल्स आर इंटरैक्टिंग और नॉट, और एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग और नॉट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसकी जगह पर दो चार्ज ले लूँ जिन पे चार्ज Q1 Q2 हो, उनका मास M1 M2 हो, तो भी ये अप्लीकेबल ही होगा। इंटरैक्टिंग कर रहे हो, इंटरेक्शन हो पार्टिकल्स के बीच में या ना हो, एक्सटर्नल फोर्स हो या ना हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमेशा एप्लीकेबल हैं। तो बच्चों को एक ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम जीरो तभी होता है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तब भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम जीरो ही आना है। और आप देखेंगे कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स आगे करवाऊंगा आपको जिसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई अगर आप दो पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं u1 माइनस u2, तो ये तो हर फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी यही रहेगी। तो ये वाली जो टर्म है हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी में आपका जो ये टर्म आया हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर, ये वाला टर्म तो आपका क्या हो गया? ये वाला टर्म आपका इंडिपेंडेंट हो गया सेंटर किस फ्रेम में आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। और ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को आप देखें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो केवल ये वाला टर्म चेंज होगा अगर आप किसी दूसरे फ्रेम में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर इज सेम फॉर ऑल फ्रेम्स बट Vc इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रेम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बोलूँ आपको कि सेकंड वाला टर्म जीरो करते हैं अगर, तो सेकंड वाला टर्म जीरो करते हैं और फर्स्ट वाला टर्म तो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
तो जिस फ्रेम में सेकंड वाला टर्म जीरो होगा वो फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ जाएगी आपकी। और सेकंड टर्म कौन से वाले फ्रेम में जीरो होगा? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगी, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से क्या आया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है। एक और चीज कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम पर, देन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में ये वाला टर्म चेंज नहीं होगा, केवल ये वाला टर्म किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर वाला टर्म कन्वर्ट होता रहेगा। तो हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर विल कन्वर्ट इन सम अदर फॉर्म, जनरली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी चीज़ लेके आपको समझाना चाहूँ कि अगर एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है और ये u1 से मूव कर रहा है और m2 u2 से मूव कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये वाला जो सिस्टम है इस केस में स्प्रिंग जो है इनिशियली रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। डिफॉर्मेशन का मतलब कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों ही आ जाते हैं। तो आपको पता है ऐसे केस में कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर होनी है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। और अगर आप देखें तो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में आ जाए। तो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बोथ द पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। तो ऐसे केस में आपका ये वाला जो टर्म है हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर ही हो गई। ऐसे केस में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वीसी चेंज नहीं होगा, और हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर में यू रिलेटिव स्क्वायर जब जीरो हो जाएगा, हाफ म्यू और आएगा यहाँ पर, म्यू हम भूल गए, हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर। तो जहाँ पर यू रिलेटिव स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। तो एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी फाइनल? केवल हाफ एम वी सी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल? हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, वेयर एक्स मैक्स इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन लेकर चलें, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, और हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और केवल ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है ऐसे केस में, दैट हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इज u1 माइनस u2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। बस ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर कि आपको म्यू पता ही है क्या है, म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। तो खैर ये तो बहुत छोटी सी एप्लीकेशन थी इसकी, बट आपकी इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा खुद इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके। ओके, एंजॉय योर डे।